नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं आप सभी के लिए सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में जो प्रश्नों की व्याख्या लेकर के आई हूँ, एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ, वह आपकी विज्ञान विषय से संबंधित है। क्योंकि हम सभी देखते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, जिसे हम विज्ञान में इंक्लूड नहीं करते हैं, वरन अब यह आपका सामान्य अध्ययन का एक टॉपिक बन चुका है। जैसे आपके इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, इसी प्रकार से आपसे जीके जीएस के संबंध में विज्ञान विषय से भी संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं। भले ही उस सिलेबस में आपके विज्ञान का जो है जिक्र किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन जो बेसिक से क्वेश्चन साइंस के होते हैं वो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के अंदर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपसे 1 या 2 हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट 3 से 4 अगर जिसमें विज्ञान विषय इंक्लूड किया गया है उसमें तो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप सुपर टेट या यूपी पुलिस की या केवीएस की किसी भी ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, या जनरल साइंस आती है आपकी, या आपकी जीके जीएस भी आती है, तो उसमें भी आपके साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहकर इस वीडियो की सफलता को सुनिश्चित करें और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा हम देख रहे हैं, आज की हमारी प्रश्नों की श्रृंखला जीव विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से। इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वह जीव विज्ञान से संबंधित ही पढ़ेंगे। और इसी प्रकार मैं कोशिश करूँगी कि एक एक करके आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, जिसमें आपके कुछ रसायन विज्ञान के, कुछ आपके भौतिक विज्ञान के, इस प्रकार से एक एक पोर्शन कंप्लीट करते हुए आपकी जनरल साइंस भी मजबूत करा सकूँ। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान की बात की जाएगी तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि यह शब्द आपका किसने दिया, शब्द का प्रयोग किसने किया, इसका पिता किसे कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से आपसे आप जिस भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप सबसे पहले तो यही जानिए कि वह विषय क्या है, उस विषय के शब्द के बारे में किसने कहा है, उस विषय की परिभाषा क्या है। तो ये चीज़ें आपसे बहुत ही बेसिक पूछ ली जाती हैं। तो आइए देखते हैं अपने ऑप्शंस। जिन लोगों की विज्ञान विषय पर अच्छी खासी पकड़ है या जिन लोगों को जनरल साइंस बहुत ही इजी लगती है, उनके लिए ये एक टेस्ट का भी काम करेगा, क्योंकि इसमें आपको जो भी बताया जाएगा वो बहुविकल्पीय माध्यम से श्रृंखला इंक्लूड की गई है आपकी, ताकि आप अपने सही उत्तर का भी चयन कर सकें और यह देख सकें कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या अरस्तु ने किया, या लैमार्क ने किया, या अल्टमैन ने किया, या आपके वर्जीलियस ने किया? तो जब तक आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे तब तक हम एक एक ऑप्शंस के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, अरस्तु ने आपके जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जबकि आपके अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का पिता आपको किसे टिक करना है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला है आपका लैमार्क। लैमार्क आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग आपका सर्वप्रथम किसी के द्वारा किया गया, तो वह किया गया था लैमार्क के द्वारा। अगला है आपका अल्टमैन। अब अल्टमैन ने क्या किया है? तो देखिए, इसे बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जो भी हम कोशिका के संबंध में अध्ययन प्राप्त करते हैं, कोशिका में आपके माइट्रोकांड्रिया होता है, तो माइट्रोकांड्रिया का जो आपका कहूँ कि माइट्रोकांड्रिया शब्द या माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने की है, तो माइट्रोकांड्रिया के बारे में आपके बताया है, किसने बताया है? अल्टसोम ने। माइट्रोकांड्रिया के बारे में किसने बताया है? अल्टसोम ने। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता चला जाएगा आपको पूरा आनंद आएगा, इसलिए आप प्लीज़ चीज़ों को गौर से सुनें। वर्जीलियस ने आपके प्रोटीन की खोज की है।
प्रोटीन की खोज किसने की है? वर्जीलियस ने। आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि आपसे सिर्फ एक प्रश्न किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपके चारों प्रश्न की व्याख्या दे करके आपके यहाँ एक के साथ 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो इसी प्रकार आपके प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या दी जाएगी और आपके सही उत्तर का चयन किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी आपके टेस्ट के साथ साथ मजबूत भी होती रहे। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क ने, जबकि जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। यहीं पर बात की जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने। और प्रोटीन की खोज किसने की? तो वर्जीलियस ने। अब हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशरकोरा और मैरमस, और यह रोग अधिकतर बच्चों में हो जाता है। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखें, यहाँ जो भी एक एक शब्द भी बोला जाएगा वह सभी आपके प्रश्नों से ही संबंधित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनते रहें और देखते रहें। और वो बच्चे, यकीन मानिए, वो सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो को सिर्फ देखते और सुनते ही नहीं है बल्कि नोट्स तैयार कर रहे हैं, या अगर मैं कहूँ कि वह मेरी द्वारा बताई गई एक एक चीज़ों को नोट करके और फिर उसे रिवाइज कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे हिलाना डिगाना नामुमकिन है। आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो रही है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा लैमार्क। क्या हो जाएगा? लैमार्क। अगला प्रश्न है आपसे, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग अगर मैं बताऊं आपको कि सर्वप्रथम किसने किया, तो क्या एंटोवन ल्यूवेनहॉक ने किया, या रॉबर्ट हुक ने किया, या ग्रेगर जॉन मेंडल? देखिए, मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, या विलियम वेटिंग ने किया? तो यहाँ पे आप आसानी से दो ऑप्शंस तो कट कर पा रहे होंगे कि मेंडल और विलियम वेटिंग ने नहीं किया है, मगर आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा और 50-50 चांसेस बन रहे होंगे एंटोवन ल्यूवेनहॉक में और रॉबर्ट हुक में। तो आइए मैं एक एक करके सभी ऑप्शंस की व्याख्या आपको देती जाती हूँ और आप तब तक अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, विलियम वेटिंग ने आपके किसकी खोज की थी? इंसुलिन की। विलियम वेटिंग ने आपके इंसुलिन की खोज की थी। यहीं पर अगर मैं कहूँ कि इंसुलिन का स्रावण कहाँ पर होता है, तो इंसुलिन का स्रावण आपके अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में होता है। देखिए, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, और इंसुलिन का स्रावण आपका अग्नाशय की बीटा कोशिका में होता है। देखिए, जिन लोगों को भी मधुमेह या इंसुलिन लेना पड़ता है, जब उन्हें मधुमेह रोग काफ़ी मात्रा में मधुमेह उनका बढ़ जाता है, कहूँ कि इंसुलिन क्या होता है? देखिए, जब हमारे शरीर में शर्करा का पाचन नहीं हो पाता है तब क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाती है। और इसमें जो व्यक्ति को इंजेक्शन दिए जाते हैं वह इंजेक्शन प्रोटीन के रूप में दिए जाते हैं। किसके रूप में दिए जाते हैं? प्रोटीन के रूप में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो इंसुलिन की खोज किसने की है? विलियम वेटिंग ने। और ये पाया किसमें जाता है? तो बीटा कोशिका में पाया जाता है। इंसुलिन का स्रावण आपका कहाँ होता है? अग्नाशय की, इसे भी याद रखिएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिका में आपके इंसुलिन का स्रावण होता है। अगला अगर मैं कहूँ कि ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपके क्या किया है? आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। आनुवांशिकी के पिता आपके कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आवर्त सारणी दी है। क्या दिया है? आवर्त सारणी दी है। और उसमें कितने आपकी सारणी में जो है, अगर मैं कहूँ आवर्त सारणी में उन्होंने कितने आवर्त बताए हैं, तो उसमें कुल आपके 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल आपके आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं, जिन्होंने आनुवांशिकी की खोज की। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने एक आवर्त सारणी दी जिसमें कुल 7 आवर्त हैं। अब अगर मैं बात करूं विलियम वेटिंग की, देखिए अगला ऑप्शन था आपका रॉबर्ट हुक। क्या ऑप्शन था? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने आपके क्या किया है? कोशिका शब्द दिया है आपके। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? कोशिका शब्द आपका दिया है रॉबर्ट हुक ने। जबकि बात करूं एंटोवन ल्यूवेनहॉक की, तो एंटोवन ल्यूवेनहॉक ने आपके जीवित कोशिका की खोज की है। क्या किया है? जीवित कोशिका की खोज की है आपके एंटोवन ल्यूवेनहॉक ने। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया है? रॉबर्ट
हुक ने, जबकि जीवित कोशिका की खोज की है एंटोवन ल्यूवेनहाक ने। और अनुवांशिकी के पिता आपके ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। और विलियम वेंटिंग ने आपके इंसुलिन का, कहा जाए कि इंसुलिन की खोज किसने की है, तो विलियम वेंटिंग ने की है। और इंसुलिन का स्रावण कहाँ होता है, तो इंसुलिन का स्रावण मानव के अग्नाशय की बीटा कोशिका में होता है। बीटा कोशिका के द्वारा आपके इंसुलिन का श्रावण होता है। तो इस प्रकार आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वह आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, यकीन मानिए एक एक प्रश्न की आपको इतनी इत्मीनान से, इतनी सरलता से व्याख्या दी जाएगी ताकि आप चीज़ों का रिवीजन भी कर सकें और अगर आपने नहीं सीखा है तो उसे सीख भी सकें। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि विटामिन की खोज आपकी फंक के द्वारा 1911 में की गई थी। विटामिन की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक फंक के द्वारा की गई थी। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, क्या रेटिनॉल है या थायमीन है या फिलोक्विनोन है या टोकोफेरॉल है, तो आइए एक एक करके अपने ऑप्शंस पर गौर करते हैं। तब तक आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रेटिनॉल आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अब सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। और इसमें आपके जब शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा लाभदायक कुछ होता है तो वह होती है आपकी नारंगी गाजर। कौन सी गाजर, वो भी नारंगी गाजर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सुनहरा चावल, आपका जो गोल्डन राइस आता है वह भी आपका सबसे ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाई जाती है। बीटा कैरोटीन पाई जाती है और यह आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, नारंगी गाजर में और आपके गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल में, जिसमें आपके बीटा कैरोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है। और आपका जो गाजर का नारंगी रोग होता है, नारंगी रंग होता है, वह भी आपका कैरोटीन के कारण होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। ये बात हो गई आपके विटामिन ए की। अब बात कर लेते हैं थायमीन। देखिए ध्यान से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, यकीन मानिए आपके प्रत्येक टॉपिक को टच जरूर किया जाएगा। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है B1 का, देखिए जो विटामिन बी है उसे कई पार्ट्स में बनाया गया है, B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, इसके बाद B9 और B11। इस प्रकार से आपके विटामिन बी के कई पार्ट हैं। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह होता है आपका थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। और इसकी अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट, विटामिन B1 जो है आपका, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से आपका बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। और इसमें क्या आपके शरीर में परिवर्तन होता है, तो कह सकते हैं कि आपके होंठ फट जाते हैं, त्वचा रूखी और चिड़चिड़ी हो जाती है। इस प्रकार से आपके शरीर में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। देखिए मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं ओरली बोल रही हूँ। बेहतर होगा कि आप उसे अपने नोट्स में लिखें और फिर उसे रिवाइज करें। देखिए फटाफट मेरे साथ बोलिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, जबकि विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B4 का रासायनिक नाम आपका एडिनिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक होता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपका पैराडॉक्सिन होता है। और विटामिन B7 का आपका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और विटामिन B9 का आपका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है, जबकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। और विटामिन B7 का आपका रासायनिक नाम एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। जबकि मैं अगर बात करूं कि अगर इन सभी विटामिन बी में आपका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है आपका विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। फिर इसके बाद है आपका विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम आपका नियासिन है।
और बात करूं कि आपका विटामिन B5, देखिए इसे ज़रूर लिखिएगा, विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक। क्या होता है? पेंटाथोनिक। और इसके कारण जो रोग हो जाता है विटामिन B5 की कमी से, वह पेलाग्रा नामक रोग होता है। कौन सा होता है? पेलाग्रा। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। और इसके बाद आपका विटामिन B12, विटामिन B12 में आपके कोबाल्ट पाया जाता है, जो कैंसर के उपचार में समस्थानिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ प्लीज़ उसे अपने नोट्स में नोट करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दीजिए। देखिए, जो नोट करता है उसके बाद रिवाइज करता है, असली तैयारी वही कर रहा है। बाकी अगर आपको ये चीज़ें आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे इत्मीनान से सुनते रहेंगे तो इसका रिवीजन होता रहेगा। अगला आपका जो ऑप्शन है फिलोक्यूनॉन। तो फिलोक्यूनॉन आपका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूनॉन। अब फिलोक्यूनॉन आपका, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का जमाने में ये जो है सहायक होती है। विटामिन के आपकी क्या होती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। यहीं पर अगर मैं बात करूं टोकोफेरॉल की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल होता है। और इस विटामिन ई की कमी से आपके क्या हो जाता है? नपुंसकता या बांझपन, कह सकते हैं नपुंसकता या बांझपन आपका जो होता है यह विटामिन ई की कमी से होता है। और इसमें अधिकतर आपके बाल भी झड़ने लगते हैं। तो ये तो हो गई विटामिन ए, बी, के और ई से संबंधित बात। अब विटामिन सी और डी को भी क्यों छोड़ना, उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। तो विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से आपके स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून आने लगता है। इस प्रकार का रोग आपका विटामिन सी के कारण होता है। और विटामिन सी का सर्वाधिक अच्छा स्रोत है आपके आंवला और खट्टे फल। यहीं पर अगर बात करूं विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से आपको घींगा नामक या गलगंड या कह सकते हैं ग्वाटरमाल रोग हो जाता है। और विटामिन डी आपका पाया जाता है सब्जियों में, या सूर्य की रोशनी से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका निर्माण यकृत में होता है, देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि यकृत में, यहाँ मैं लिख भी रही हूँ, यकृत में आपके जिनका निर्माण होता है वह होते हैं आपके विटामिन ए और विटामिन डी। यकृत में किसका निर्माण होता है? विटामिन ए और विटामिन डी का निर्माण होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, B1 का थायमिन, विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फिलोक्यूनॉन होता है। इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, व्याख्या देखकर बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं मानती हूँ अभी सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचे हैं, कहूँ तो 4 पर पहुँचने वाले हैं, 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी तक आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस में ही इतनी ज़्यादा, इतनी बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त व्याख्या दी जा रही है कि आपके एक क्वेश्चन से लगभग 10 से 15, 20 एवं समथिंग 20 क्वेश्चन तक निकल पा रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे भी गौर कीजिए कि आपका टेस्ट के साथ साथ पूरी जीके यानी कि कहूँ जनरल साइंस का रिवीजन भी चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्तवाहिनी में रक्त जमने से कौन रोकता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी रक्तवाहिनियाँ हैं उन सभी में लगातार रक्त का स्रावण होता रहता है। जैसे आपने सुना होगा कई लोगों को पक्षाघात या अटैक पड़ जाता है। तो वह अटैक क्यों पड़ता है? वह अटैक इसीलिए पड़ता है जब हमारी किसी रक्तवाहिनी में रक्त जम जाता है, पुश नहीं हो पाता है, वहीं पर रक्त थक्का बनाने लगता है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है आपका फिलोक्यूनॉन। अब देखिए, अगर आपकी चोट लग जाती है और आपका रक्त लगातार बह रहा है, उस दशा में अगर आपका रक्त नहीं रुक रहा है तब भी आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ विटामिन्स, प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, तत्व ऐसे होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। अगर वह रक्त का थक्का नहीं जमा रहे हैं तो आपका ब्लड लगातार निकलता रहेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर कुछ विटामिन, प्रोटीन्स ऐसे नहीं होंगे जो रक्त को बहने में सहायक होंगे, उसका थक्का नहीं जमने देंगे, तो हमारे शरीर में रक्त का स्रावण भी नहीं हो पाएगा। तो अब हम ये जानेंगे कि रक्तवाहिनियों में रक्त के जमने से कौन रोकता है। फाइब्रिनोजन,
थायराइड, हिपेरिन या यकृत। तो आइए एक एक करके सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका फाइब्रिनोजन। तो देख लीजिए, फाइब्रिनोजन जो आपका ऐसा विटामिन है जो आपका रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में आपका सहायक होता है। तो ये आपका रक्त का थक्का जमा देता है। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। मैंने पहले ही ऑप्शन में आपको बता दिया है कि रक्त का थक्का जमाने में आपका सहायक कौन सा होता है, फाइब्रिनोजिन। अब बात करूं कि फाइब्रिनोजिन का आपका निर्माण कहाँ होता है, तो फाइब्रिनोजन और इसी के साथ अगर बात करूं प्रोथ्रोम्बिन की, तो प्रोथ्रोम्बिन भी आपका कहाँ पर बनता है, ये दोनों ही प्रोटीन आपके बनते हैं यकृत में। कहाँ बनते हैं, यकृत में। और इनका कार्य क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका फाइब्रिनोजन और आपके प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं यह यकृत में आपके वसा का इमल्सीकरण करते हैं, वसा का इमल्सीकरण करते हैं। देखिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ वह इमल्सीकरण करते हैं, ना कि वसा का पाचन करते हैं। तो वसा का इमल्सीकरण आपके यकृत में कौन करता है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। देखिए कई बार आपने सुना होगा कि उनका जो है दिमाग की नस फट गई। तो क्यों फट गई, क्योंकि हमारे दिमाग में जो नसों का जाल है उसमें किसी भी प्रकार से अगर रक्त का बहाव जम जाता है, रुक जाता है, कोई भी कण फंस जाता है तो रक्त अच्छे से पुश नहीं हो पाता है, जिस कारण वहीं पर ब्लड इकट्ठा होने लगता है और हमारे पूरे शरीर में एक अटैक सा पड़ जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है। उसे हम पक्षाघात, ऐसी स्थिति में मानव के शरीर का एक अंग या सिर्फ दिमाग, किसी न किसी प्रकार का लकवा या पक्षाघात, इस प्रकार का आपको रोग हो सकता है। अगला अगर मैं करूं बात थायराइड की, तो थायराइड आपकी सबसे बड़ी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी थायराइड। देखिए आपकी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी, एक बहिर्स्रावी और एक आपकी होती है मिश्रित ग्रंथि। तो मैं बता दूं आपको कि आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह आपकी थायराइड ग्रंथि है। और इसमें आपकी किसका श्रावण होता है, तो थायराइड हार्मोन का लगातार श्रावण होता है, जिसके कारण अगर यह हार्मोन नहीं होगा तो आपको घेंगा, गलगंड, ग्वाटरमाल जैसे रोग हो जाएंगे थायराइड की कमी से। तो थायराइड ग्रंथि आपकी कहाँ होती है, गले में होती है। यह आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड की कमी से आपको घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। अगला ऑप्शन था आपका हिपेरिन। तो हिपेरिन आपका रक्त का थक्का, हिपेरिन क्या करता है, रक्त का थक्का रक्तवाहिनी में जमने से रोकता है। रक्त का थक्का जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हिपेरिन क्या करता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। आपके शरीर में जो भी ब्लड पुश हो रहा है उसे जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है। लास्ट ऑप्शन है आपका यकृत। और यकृत आपका क्या है, तो यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कैसी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत में ही आपके फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। देखिए मैंने शायद यहाँ पर आपका क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा कि रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है, और मैंने फाइब्रिनोजन पर टिक कर दिया था। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। फाइब्रिनोजिन आपका रक्त का थक्का जमाता है, जबकि उसे जमने से रोकता कौन है, तो हिपेरिन रोकता है। कौन रोकता है, हिपेरिन। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वह पूरी तरीके से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है। रक्त का थक्का कौन जमाता है, फाइब्रिनोजन जमाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। थायराइड ग्रंथि से आपके थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जिसके कारण अगर यह हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा, आपके गले में घेंगा या गलगंड रोग हो जाएगा। यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, चेचक के टीके की खोज किसने की? क्या कार्ल लैंडस्टीनर ने की, या डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की, या एडवर्ड जेनर ने की, या जॉन साल्क ने की? तो आइए एक एक करके सभी का विश्लेषण कर लेते हैं। तब तक आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये टीकाकरण या टीका अभियान क्यों चलाए जा रहे हैं। ये सब इसीलिए चलाए जा रहे हैं ताकि बीमारियों से, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ सके और बीमारियों का अंत किया जा सके। तो आइए एक एक करके देखते हैं चेचक के टीके की खोज किसने की। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्ल लैंडस्टीनर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने आपके रक्त परिसंचरण की खोज की है। रक्त परिसंचरण की खोज की है आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहीं पर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने आपके हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया है। हृदय का अगर बात करूं प्रथम बार, तो सबसे प्रथम बार आपका जो हृदय का सफल प्रत्यारोपण आपका किया था आपके डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। यह प्रश्न आपसे कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अगला है आपका एडवर्ड जेनर, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि सी फॉर करेक्ट आपका जो आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो एडवर्ड जेनर ने की है। चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने की है। और चेचक आपका कैसा रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला है आपका जॉन साल्क, और जॉन साल्क ने आपके पोलियो की टीके की खोज की है। पोलियो के टीके की खोज आपकी किसने की है? जॉन साल्क ने की है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है, पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने आपके हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया है, जबकि कार्ल लैंडस्टीनर ने आपके रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। देखिए, ये प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो आपका इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसके सभी रोग जीवाणुओं से होते हैं? तो निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए खसरा, चेचक, पोलियो, या ऑप्शन नंबर बी रेबीज, एड्स, डेंगू, या ऑप्शन नंबर सी प्लेग, हैजा, टिटनेस, या ऑप्शन नंबर डी मलेरिया, पेचिस, पायरिया। तो अब आप यहाँ हमें सही चयन करके बताएंगे कि आपके कौन से ऐसे रोग हैं जो जीवाणु जनित हैं, जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। देखिए, आपके जो रोग हैं वे किसी न किसी जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, या आपके फंगस से इस प्रकार ही होते हैं। तो आपके जो जीवाणु जनित रोग हैं वे कौन से हैं, ये अब आप चयन कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे खसरा, चेचक और पोलियो। तो मैं आपको बता दूं कि खसरा, चेचक, पोलियो ये तीनों ही रोग आपके विषाणु जनित हैं। कैसे हैं? विषाणु जनित रोग हैं। अगला है आपका रेबीज, एड्स और डेंगू। तो आप ये जान लीजिएगा कि रेबीज, एड्स और डेंगू ये रोग भी आपके विषाणु जनित हैं। कैसे हैं? विषाणु जनित हैं। अब देखिए, खसरा, चेचक, पोलियो, रेबीज, एड्स, डेंगू ये सभी रोग आपके कैसे हैं? विषाणु जनित हैं। यहाँ आपके एक के साथ साथ कई क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑप्शन है प्लेग, हैजा, टिटनेस। तो बात करूँ प्लेग, हैजा और टिटनेस की, तो ये सभी आपके कैसे रोग हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। ये सभी रोग आपके जीवाणु जनित रोग हैं। और मलेरिया, पेचिस, पायरिया ये तीनों ही रोग आपके प्रोटोजोआ जनित हैं। कैसे हैं? प्रोटोजोआ जनित हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, खसरा, चेचक, पोलियो, रेबीज, एड्स, डेंगू ये सभी आपके विषाणु जनित रोग हैं, जबकि प्लेग, हैजा, टिटनेस आपका जीवाणु जनित रोग है, और मलेरिया, पेचिस, पायरिया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इस प्रकार आपके आंसर का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो सही आंसर होगा वह सी फॉर करेक्ट। क्या बात है, आपके सभी ऑप्शन सी ही निकल रहे हैं मोस्टली। तो आगे वाले प्रश्न में ऐसा मत कीजिएगा कि पहले ही सी मार दें। देखिए, पढ़िए, समझिए, तभी सी मारिएगा। तो आपके जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? प्लेग, हैजा और टिटनेस। अब बात रोगों की हुई है तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि टिटनेस रोग जो आपका है वह किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो टिटनेस रोग का जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है क्लॉस्ट्रेडियम टिटेनी। टिटनेस का जीवाणु कौन सा होता है? क्लॉस्ट्रेडियम टिटेनिस होता है। और इससे आपके जो प्रभावित अंग होता है वह होता है आपका तंत्रिका तंत्र। बात करूं कि इसमें आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो रोगी पर किस प्रकार का असर पड़ता है, तो इसमें आपके रोगी का जो शरीर होता है वह धनुष के प्रकार अकड़ जाता है और जबड़ा बंदी हो जाती है। मीन्स जो आपके दांत हैं, जबड़े हैं, वे पूरी तरीके से अकड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं और मुंह नहीं खुल पाता है। इस कारण इस रोग को धनुष टंकार रोग के नाम से भी
जाना जाता है। तो टिटनेस आपका किस जीवाणु के कारण होता है? क्लॉस्ट्रेडियम टिटेनी के कारण होता है। इसे धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मनुष्य का जबड़ा बंदी हो जाती है। और क्या होता है? प्रभावित अंग अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूरे शरीर में आपके जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वह आपका इफेक्टिव होता है। अगला है आपका हैजा। तो हैजा का अगर मैं बात करूं जीवाणु कौन सा है, तो वह होता है आपका विब्रियो कॉलेरी। हैजा का जीवाणु कौन सा होता है? विब्रियो कॉलेरी। और विब्रियो कॉलेरी अगर मैं हैजा की बात करूं तो हैजा से आपका प्रभावित होने वाला, देखिए हैजा जब होता है तो पेट में ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उल्टी पल्टी इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को बनी रहती हैं। तो हैजा से आपका प्रभावित होता है आंत। हैजा से प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है। यही बात करूं प्लेग की, तो प्लेग का जीवाणु होता है आपका क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग का जीवाणु होता है पास्चुरेला पेस्टिस। देखिए ऐसे याद रखिएगा, पेस्टिस जहाँ होगी तो चूहे यानी कि जरूर पहुँचेंगे, और चूहा ही आपका प्लेग का वाहक होता है। चूहे से ही आपका प्लेग नामक रोग फैलता है, जिसका जो जीवाणु है वह होता है पास्चुरेला पेस्टिस। अगला है आपका चेचक। तो चेचक का मैं आपको बता दूं जो विषाणु होता है उसका नाम होता है वेरियोला वायरस। चेचक का आपका क्या होता है? वेरियोला वायरस। और इससे प्रभावित अंग होता है आपका संपूर्ण शरीर की त्वचा, और इसमें आपके छोटे छोटे बड़े बड़े फफोले लाल लाल दाने टाइप के पड़ जाते हैं। अगला था आपका पेचिस, जो कि आपका कैसा रोग था? प्रोटोजोआ जनित था। तो पेचिस की आपके जो प्रोटोजोआ है वह होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। बात करूं अगर मैं यहाँ पर पायरिया की, तो उसका आपका प्रोटोजोआ होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस। बात करूं अगर मलेरिया की, तो मलेरिया आपका फैलाने वाला होता है मच्छर, वो भी आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। और आपके मलेरिया के जो आपके बात करूं कि मलेरिया के टीके की या मलेरिया की खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रास ने की थी। और आपके जो मलेरिया रोग होता है उसका वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से, तांबा की कमी से, पोटेशियम की कमी से, या मैग्नीज की कमी से? इस चीज़ को देखिएगा, आप सब लोग सही आंसर का चयन कीजिए कि मटर में मार्स रोग जस्ता की कमी से होता है? बिल्कुल नहीं। जबकि जस्ता की कमी से आपके धान में क्या होता है? जस्ता की कमी से आपके धान में खैरा नामक रोग हो जाता है। तो जस्ता की कमी से आपके धान में खैरा नामक रोग हो जाता है। यहीं पर बात करूं तांबा की, तो तांबा की कमी से आपके नींबू में आपके क्या हो जाता है? डाईबैक या लिटिल लीफ मतलब छोटी पत्तियां हो जाती हैं। तो तांबा की कमी जब आपकी हो जाती है तो नींबू में आपके डाईबैक या लिटिल लीफ पत्तियों को छोटा होने का कारण क्या होता है? नींबू में तांबे की कमी होना। और डाईबैक कह सकते हैं, नींबू जब आपका काला काला हो जाता है उसे कहते हैं डाईबैक। अगला है आपका पोटेशियम। और पोटेशियम की कमी से आपके लीची की पत्तियां जल जाती हैं। लीची की पत्तियां आपकी जल जाती हैं किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। अब आपका एक राइट आंसर बचता है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। तो मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। अब देखिए, माँ से मटर, माँ से मार्स और माँ से मैग्नीज, तो इसे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या होगा? डी से डायरेक्ट आंसर। तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। माँ से मटर, माँ से मार्स और माँ से मैग्नीज। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 24D या 24D का संबंध किससे है? देखिए, यकीन मानिए आपसे परीक्षा में अक्सर कर शब्दावलियों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ शब्दावलियों के बारे में आपको बताऊंगी, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का वीडियो एक सेपरेट जरूर लेकर के आऊँगी। तो 24D या 24D का संबंध किससे है? क्या खरपतवार से है, यानी कि खरपतवार नाशी है, या हरित डीजल का यूरो मानक है,
यह आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है या आपके मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। तो देखिए एक एक करके सभी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं, तब तक आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो सबसे पहले है आपका मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। तो ध्यान रखिएगा कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को आपका कहते हैं ह्यूमेलिन। क्या कहते हैं? ह्यूमेलिन। तो ह्यूमेलिन का संबंध किससे है? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण से। बात करूं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को हम जानते हैं छाता विधान के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? छाता विधान के नाम से। अगला है आपका हरित डीजल का यूरो मानक। अब आप बहुत ही आपके सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं, 50-50 का आंकड़ा है। फटाफट अपने आंसर का चयन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही एक ऑप्शन आपका कैंसिल होगा और बचा हुआ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो आई होप कि आपने अभी तक अपने आंसर का चयन कर लिया होगा। तो देख लीजिए, हरित डीजल का यूरो मानक होता है आपका यूरो 4। तो यूरो 4 का संबंध किससे है? हरित डीजल के यूरो मानक से। अब आपका एक लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए बचता है, ए फॉर एक्सीलेंट, और आपका ऑप्शन नंबर 1 खरपतवार नाशी, यानी कि 24D का संबंध आपका खरपतवार नाशी से है। जबकि हरित डीजल का यूरो मानक आपका यूरो 4 है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से जानते हैं और मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को ह्यूमेलिन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात पर्यावरण की आई है, तो एक बार फटाफट मेरे साथ रिवाइज कीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका किस सन में आया था? 1986 में। पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आया था। और इसके बाद आपका वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम आपका 1981 में आया था। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आपका 1974 में आया था और पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम भी आपका 1974 में आया था। जबकि जैव विविधता अधिनियम आपका सन 2002 में आया था। तो इस प्रकार से, और आप ये भी याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था, जबकि हाथी परियोजना आपकी 1992 में आई थी। तो इस प्रकार आप सभी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो भी मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को सिर्फ सुनता ही नहीं है, नोट भी करके अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है, वह आने वाले समय में एक बेहतर एक्सपर्ट के रूप में निखरेगा। कह सकती हूँ कि वह जीके, जीएस, जनरल साइंस, इन अवेयरनेस की सभी चीज़ों पर अपनी मजबूत पकड़ बना पाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 7 अप्रैल को, 4 फरवरी को या 1 दिसंबर को? तो आइए फटाफट देख लेते हैं। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में ये आपका प्रश्न आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई। तो देखिए, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है कि 28 जुलाई यानी 28 जुलाई को आपका हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। यहीं पर अगर बात करूं 7 अप्रैल को, जो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बी फॉर बेस्ट है आपका 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस। अगला है आपका 4 फरवरी, और 4 फरवरी को मनाया जाता है आपका कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका एड्स दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। तो आपके जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि हेपेटाइटिस दिवस आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन आपका ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। और कैंसर रोग में होता क्या है? तो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण आपका कैंसर हो जाता है। अगला है आपका 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स यानी कि AIDS, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस प्रकार से आपके ये सभी दिवस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से मेरे साथ इन सभी दिवस को रिवाइज कीजिए। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस,
7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस और 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। इसके बाद अगर मैं बात करूं 20 मार्च को गौरैया दिवस, 23 मई को कछुआ दिवस, फिर आपके आ जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 नवंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस प्रकार आप सभी दिवसों के बारे में रिवाइज करते रहिएगा। मैं आपके लिए बहुत जल्दी दिवस से भी एक वीडियो लेकर के आऊँगी। देखिए, आप परेशान मत होइए, किसी भी चीज़ में समय लगता है और लगना भी चाहिए। अगर चीज़ें आपको एक ही बार में करा दी जाएंगी तो उनका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। उतना खाइए जितना पचा पाइए, तो उतना ही पढ़िए जितना आपके दिमाग में सेट रह सके। धीरे धीरे करके हम दिवस के भी बारे में पढ़ेंगे। जो रोग आज आपको बताए हैं इनके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो पहले तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज लीजिए, इसके बाद हम आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करा के और अंदर तक समझा के रहेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, जो लोग भी वीडियो बीच में छोड़ के चले गए हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जितना देखा है उतना भी उनके लिए काफ़ी होगा। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, यकीन मानिए वो बहुत ही बेहतर सीख रहे हैं। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मैलिक अम्ल? तो आइए फटाफट देख लीजिएगा। सबसे पहले है आपका मैलिक एसिड यानी कि मैलिक अम्ल। ये आपका पाया जाता है सेब में। किस में पाया जाता है? सेब में। अगला है आपका फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ये आपका पाया जाता है चींटी में या आपके बर्र में, जिसे हम अपनी देसी भाषा में सभी जानते हैं। कोई बर्र नहीं बल्कि बर्रैया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बर्रैया। तो ये वही पीली वाली बर्रैया जो काटने के बाद बहुत ज़्यादा सुझा देती है, दर्द कराती है, जलन कराती है और कईयों को तो बुखार भी आ जाता है। तो भैया उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। मतलब फ्री में दे जाती है दर्द में। कौन दे जाती है? बर्र यानी कि बर्रैया। तो चींटी, बर्र। यहीं पर अगर मैं बात करूँ बिच्छू में, तो इन सभी में आपके पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। अगला है आपका साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है नींबू में। किस में पाया जाता है? नींबू में। अगला है आपका टार्ट्रिक अम्ल। और ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है कि इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार आज जीव विज्ञान की इस श्रृंखला को यहीं पर पूरा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि आपको सिर्फ क्वेश्चन 10 कराए गए और व्याख्या कितने चीज़ों की दी गई है। एक एक ऑप्शन की अगर मैं कहूँ कि एक एक ऑप्शन से आपके 10 से 11 12 क्वेश्चंस, और एक पूरे क्वेश्चन से बात करूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। तो इस प्रकार आपका ये जीव विज्ञान से संबंधित वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। यकीन मानिए आपके सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं और आपको कम समय में बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश की गई है। तो हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई की पोथी को आगे ले जाइए, अपनी सिस्टर का सपोर्ट कीजिए और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइए। इसमें जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मेरा उन सब से रिक्वेस्टली बोलना है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या काफ़ी कम है, जो कि पिछले समय के हिसाब से अभी इक्वली नहीं हो पा रही है। आपने जो कम समय में बेहतर आपने जो रिज़ल्ट दिया, इतने कम समय में आपने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़वाए, लेकिन बीते कुछ दिनों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आपके इको गार्डन में जो धरना चल रहा है एसआई भर्ती को लेकर के, तो जो विद्यार्थी भी वहाँ जा सकते हैं, इस चीज़ को गौर से सुनिएगा कि जो भी विद्यार्थी वहाँ जा सकते हैं वो अवश्य जाएं। देखिए, मैं मानती हूँ आपके व्यक्तिगत कार्य हो सकते हैं और आप नहीं भी जा सकते हैं, तो जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए कोई भी बात नहीं है। आपके लिए ट्विटर कैंपेन या फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन भी प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसका हिस्सा ले सकते हैं, उसमें भागीदार बन सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, ना आप जा सकते हैं, ना आप ऑनलाइन हिस्सेदारी निभा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम जिस स्तर पर जहाँ पर जैसे हैं उस रूप से अपनी खुद की मदद करें और कम से कम पढ़ाई में इत्मीनान से
करते रहें, अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की अड़चन ना आने दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मदद कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप उन लोगों के किसी भी काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरे नहीं बल्कि अगर कहा जाए कि आप भी भविष्य में वहीं बैठेंगे अगर आप आज उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये धांधली, ये घोटाला, ये भर्तियों में कभी भी रुकने वाला नहीं है। इसके लिए आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जो लोग भी मदद कर सकते हैं, जा सकते हैं, वो प्लीज़ वहाँ पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि आपकी बात को सुना जाए और आने वाली वैकेंसी में किसी भी प्रकार का घोटाला या अगर मैं कहूँ गड़बड़ी ना की जाए और आपका पारदर्शिता से साफ तरीके से पेपर लिया जा सके। तो प्यारे साथियों, इन्हीं उम्मीद से कि आप मेरी बात को समझेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। जो लोग जा सकते हैं प्लीज़ वह जाएं, जो नहीं जा सकते हैं वह अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए यथा तरीके से चलाते रहें, क्योंकि आप भी किसी ना किसी प्रकार से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मन से तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, यही काफ़ी है। तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब आप ही के लिए हो रहा है। कई वैकेंसी में आप रहे होंगे जो छूट गए होंगे, आगे भी कई वैकेंसी आएंगी, तो उसमें आप ना छूट जाएं, इस चीज़ के लिए आप उनका साथ ज़रूर दें। आप उनका नहीं बल्कि अपना साथ दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें। इस पढ़ाई की पोथी को आगे बढ़ाते रहें, पढ़ें, पढ़ाएं, चैन बनाएं। इसके बाद मिलती हूँ अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।